तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिल करके अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आए हूँ शानदार मॉडल पेपर। एयरफोर्स का मॉडल पेपर जैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है, डिक्टो वैसे क्वेश्चन, वही स्टैंडर्ड, वही पैटर्न और एकदम सेम वही क्वेश्चन। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि आपके यहाँ एयरफोर्स में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या है उसका, कितने क्वेश्चन होते हैं सर वो। तो आपको इसी मॉडल पेपर के थ्रू पूरी चीज़ें हम बताते हैं। चलें देखें भाई, आपके एयरफोर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20। अब 20 में क्या क्या पूछा जाता है यही मैं आपको बताने आया हूँ इस मॉडल पेपर के थ्रू। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन जैसा आपके सामने मेंशन्ड है, फार स्वेयर। फार स्वेयर का पूछा गया है साइनो, सिनोनिम जिसको बोलते हैं। अब फार स्वेयर का साइनो क्या होगा? साइनो मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड या नियरेस्ट मीनिंग कन्वेइंग वर्ड्स। ऐसे दो या दो से अधिक वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम हो उनको हम बोलते हैं सिनोनिम। फार स्वेयर मतलब होता है सौगंध खाकर किसी चीज़ को हमेशा के लिए त्याग देना, मतलब कि छोड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर सेक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक आपका साइनो बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका एंटोनिम। यहाँ पर कैप्टिविटी एक वर्ड दिया गया है, इसका पूछा जा रहा है एंटो। कैप्टिव मतलब होता है, कैप्टिविटी मतलब होता है गुलामी, दास्तां। तो कैप्टिविटी का अपोजिट एंटो मतलब कि अपोजिट मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड, इसका मतलब गुलामी होता है। कैप्टिविटी गुलामी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आज़ादी। तो आज़ादी के लिए देखिए कोई वर्ड है, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड है आपका फ्रीडम। तो फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। तो ये कैप्टिविटी का अपोजिट वर्ड हो गया, यानी एंटोनिम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस दिया जाता है और इसका अर्थ निकालने के बाद में इस पूरे सेंटेंस के स्थान पे आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना होता है, चुनना होता है। कह रहा भाई, गवर्नमेंट ऐसी सरकार रूल्ड बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन या सरकार। तो उसको हिंदी में कहा जाता है एक शब्द में अल्पतंत्र, और उसकी इंग्लिश होती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन या सरकार, अल्पतंत्र। ये आपका हो गया वन वर्ड। ये देखिए स्पेलिंग करेक्शन आ गया। अब स्पेलिंग करेक्शन में आपको ध्यान ये देना है कि जो इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, डायरेक्शन, उसमें पूछ क्या रहा है, मिस स्पेल्ड मतलब कि चारों में से 3 की स्पेलिंग सही है, एक की गलत है। जिसकी गलत है उसी को हमको फाइंड आउट करना है। चलो भाई, पैथोलॉजी सही है, फेमिनिस्ट सही है, परमानेंट सही है, डिस्कस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्गली स्पेल्ड हियर, इट मीन्स यही आपका यहाँ पर डबल एस होना चाहिए, डबल एस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्कस में देयर विल बी 2 एस नॉट सिंगल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं ईडियम। टेक एक्सेप्शन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कोई फिगरेटिव मीनिंग होगा। तो टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है आपत्ति जताना या विरोध करना। तो इसके लिए देखिए कोई इंग्लिश में वर्ड है, ये देखिए दिया गया है। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना या ऐतराज़ व्यक्त करना या आपत्ति जताना। अगला देखें, हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपका हो गया 5, इसको हम बोलते हैं वोकैब्स या वर्ड पावर। एक साइनो हो गया, एक एंटो हो गया, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक आपका स्पेलिंग करेक्शन हो गया, एक हो गया आपका ईडियम। तो बेसिकली 5 आपके होते हैं वोकैब के पार्ट्स।
5 में से 5 कभी कभी देता है, कभी कभी एक आध को हटा देता है। चलिए भाई नेक्स्ट, अब ये ग्रामर सेक्शन आ गया। ग्रामर में आपका ये क्या है भाई, दिस इज वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना है। अच्छा भाई पैसिव में चेंज करना है तो लाफ्ड एट, ये फ्रेजल वर्ब आई है तो फ्रेजल वर्ब जो है यही आपकी पैसिव में भी होनी चाहिए। तो लाफ्ड एट, देखो यहाँ पर लाफ्ड एट नहीं आया है, गलत हो गया। यहाँ पर लाफ्ड के बाद में एट नहीं आया है, गलत हो गया। इसमें भी लाफ्ड के बाद में एट नहीं आया, ये भी गलत हो गया। जबकि अगर एक्टिव वॉइस में किसी मेन वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन दिया गया हो तो यही सेम प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में भी वर्ब के बाद में यूज़ किया जाना मस्ट होता है, जो कि दिया गया है केवल ऑप्शन ए में। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज राइट हियर, दिस वन इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक वॉइस का क्वेश्चन हो गया। अगला देखें। अच्छा अब बात रही, जैसे मान लो आप सोचेंगे यार ये तो हम आपको बता रहे हैं भाई कि एयरफोर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या स्टैंडर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ज्ञानार्जन करना हो कि 20 क्वेश्चन मुझे 18, 19, 20 लाना है तो आप देर ना करें, आप जो है ऑफलाइन कोचिंग में आ जाएं, तुरंत बिना सोचे बहुत ज़्यादा ज्ञान उसमें ना लगाएं, ज्ञान लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपके लिए तो प्लेटफार्म जो है यहाँ बनाया गया है यार ऑफलाइन ऑनलाइन का भी, आप कहीं से भी हों चाहे जितने गरीब हों, एकदम बहुत चीप एंड बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम MKC लर्निंग ऐप के थ्रू, उसके थ्रू आप मुझसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपका नरेशन का है। ये ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है, बिकॉज देयर इज़ नो एनी इन्वर्टेड कामास, इट मीन्स दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर इज ऑलरेडी इन इनडायरेक्ट नरेशन। अब इट हैज़ बीन, मतलब अब इसको चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट में, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, कोई बात नहीं है। चलो भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भाई सी वाज कमिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी पास्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर वाज का इज होना चाहिए, इज कमिंग, और इज कमिंग दिया है केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन बी। दैट्स वाई दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ग्रामर में आपका एक हो गया वॉइस, एक नरेशन, और ये फिक्स्ड टॉपिक हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन एटलीस्ट दोनों टॉपिक से आना ही आना है। ग्रामर को पूछने का एक तरीका है आपका, इसको बोलते हैं सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक वर्ड को मिस कर दिया गया है, स्थान आपका प्लेस जो ब्लैंक है, ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है बल्कि आपके, इनको किसको फिल करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। अच्छा भाई ऑफिशियल मेड मी, ये देखो एक रूल है आपका, यहाँ पर मेड का यूज़ किया गया है, मेक की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, ये काजेटिव वर्ब के रूप में है। किसके रूप में, काजेटिव, यहाँ पर आई है एज ए काजेटिव वर्ब, एज ए काजेटिव वर्ब आई। और जब भी सेंटेंस में मेक वर्ब का प्रयोग काजेटिव रूप में किया गया तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी दैट विल बी इन नेचुरल फॉर्म, आई मीन इन फर्स्ट फॉर्म, वो होगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में केवल ऑप्शन में एक ही वर्ब है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेंटेंस फिलर आ गया। ग्रामर को पूछने का तरीका है आपका ये, ऑफ स्टडीज़। अब यहाँ पे आपको एक कलेक्टिव नाउन फिल करना है, तो स्टडीज़ का भैया सिलेबस होता है, ध्यान रखिएगा। हम जो है किसी भी पढ़ाई को एक सिलेबस के थ्रू पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश का हमारा सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ स्टडीज़ होता है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इज जूनियर, सुनील जूनियर है, किससे, प्रेपोजिशन फिल करना है, तो जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, सबके बाद में आता है प्रेपोजिशन टू, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ये सब ग्रामर को पूछे जा रहे हैं, ग्रामर को पूछने के पैटर्न है। MKC लर्निंग ऐप, जिसका मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया था कि भैया अगर आपको अच्छा एजुकेशन लेना है, ख़ास तौर से अगर आप डिफेंस में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, डिफेंस के थ्रू, डिफेंस में आपकी जाने की इच्छा है, तो आप MKC के ऑफलाइन बैच से आप जुड़ें, ये बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए। और अगर समस्या है तो दूसरा ऑप्शन उसी का सब्स्टिट्यूट रखा गया है, MKC लर्निंग ऑनलाइन, आप जहाँ भी हैं वहीं से आप पढ़ सकते हैं।
यही है आपका MKC लर्निंग ऐप, इसी के थ्रू आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है। माई फादर कुड गिव मी, मेरे पिताजी मुझे दे सकते थे, कुड गिव मी। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, ओनली का यूज कर दो, केवल 50 रुपये मुझे दे सकते थे वो। यहाँ पर देखा जाए तो ओनली भी सेट हो सकता है, इजली भी हो सकता है। यहाँ पर माई फादर कुड गिव मी इजली 50 रुपये, नहीं, ओनली इज राइट हियर। ओनली यहाँ पर आपका बेस्ट है आउट ऑफ 4। ग्रामर को पूछने के सब आपके ये पैटर्न है भैया। ये ग्रामर को पूछने का दूसरा पैटर्न जिसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पॉटिंग एरर। इट वॉज नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट ही वॉज टू मच इंटेलिजेंट। नो, ग्रामर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिस वन इज इंटेलिजेंट, और उसके पहले क्या आया है, इसके पहले आया है आपका टू मच आया है, टू मच। और इंटेलिजेंट है क्या, एडजेक्टिव है आपका। टू मच के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, गलत हो गया। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो एक काम कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप कर दो मच टू कर दो, इसके बाद में आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। तो वो करना क्या है, इसको रहने दीजिए, ये जो मच है इसको टू के पहले कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर मच टू नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मच टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मच टू हो जाएगा। और मच टू के बाद में आपका इंटेलिजेंट इज राइट हियर। तो आपके पार्ट सी में एरर है, यू कैन से पार्ट सी में एरर है। ये देखिए, आपके यहाँ अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एक्स या वाई में, आप चाहे एक्स के स्टूडेंट हो चाहे वाई के, पेपर एक ही होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या इसमें जैसे डाई दिया गया है, क्या ये वर्ब है, डाई वर्ब है आपका, इसका बनाना है आपको एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। कैसे मालूम हुआ, सबका तरीका है भाई, ठीक, कि अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उसका नाउन कैसे बनाएं, उसका एडवर्ब कैसे बनाएं, उसका एडजेक्टिव कैसे बनाएं, सब रूल हैं इसके। अगर आप मेरे से ऑफलाइन जुड़ें तो मैं आपका इंग्लिश का समस्या तो मतलब पूरी तरीके से एकदम दूर ही कर दूंगा। चाहे आप ऑफलाइन जुड़ें, सबसे बेस्ट तो ऑफलाइन होता है, और अगर बहुत समस्या है तो कम से कम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, या इसको बोलते हैं PQRS। एक सेंटेंस हमारा उसी को स्प्लिट करके 4 खंडों में कर दिया गया है। अब करना क्या है, आपको इसको जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना है। अच्छा भैया, इसमें होगा क्या अमेरिकन वर्किंग वीमेन अर्न एज, ये देखो ऑप्शन डी आ गया। अब आपको गुरुजी डी कैसे आ गया, इनके सबकी जानकारी के लिए भाई आपको मुझसे जुड़ना होगा, परमानेंट आप हमारे शिष्य बन जाएं और हम आपको सब बता देंगे, ठीक। यहाँ तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन सा आता है, क्या पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये केवल बताने आया हो ना भाई। आगे देखिएगा, एक पैसेज आता है आपके यहाँ 25% के मेगा डिस्काउंट पर हमारे यहाँ डिफेंस की सारी पुस्तकें आपको फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर की जा रही हैं, आप जहाँ भी हों, कि जिस भी डिफेंस के, जो भी डिफेंस का बुक आप लेना चाहो, चाहे आप CDS के हों, NDA के हों, SSGD के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, ICG के हों, हर मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकें हर सब्जेक्ट की हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम लोग उसको पब्लिश करवाते हैं अपने ही यहाँ, और उसको इस समय जो है, वैसे तो उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाता है बेसिकली, लेकिन इस समय जो है ऑफ़र चल रहा है, तो आप 25% के मेगा डिस्काउंट पर इसको आप ले सकते हैं। तो देखो एक पैसेज आता है आपके यहाँ जिसमें से बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उसी पैसेज पर बेस्ड होते हैं। चलो मैं तेज़ी से बताता हूँ इसका हिंदी। पैसेज देखो, पैसेज डिपेंड्स ओनली ऑन प्रैक्टिस। अगर आपको पैसेज अच्छा करना है तो केवल आप प्रैक्टिस करें, और मेरे साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए कह रहा है भाई, इन
effort to produce the largest, fastest and most luxurious ship afloat, the British built the SS Titanic. ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों ने एक टाइटैनिक नाम की जहाज़ बनाया, उसका नाम था SS टाइटैनिक, जो बहुत ही लग्जरियस थी, जो बहुत ही मतलब सबसे लंबी थी, सबसे तेज़ चलने वाली थी, और वो क्या कर रही थी, पानी में तैरने वाली एक जहाज़ थी। ब्रिटिश ने या अंग्रेज़ों ने SS टाइटैनिक नाम की एक जहाज़ बनाया बहुत प्रयास करने के बाद में, जो कि उस समय तक बनी हुई जो जहाज़ें थी दुनिया में, उसमें वो सबसे लंबाई में सबसे तेज़ चलने वाली और सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं से संपन्न वो जहाज़ थी। अच्छा भैया, इट वाज सो सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स ऑन द सीज दैट इट वाज डब्ड अनसिंकेबल। बता रहे हैं कि इट वाज सो सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स ऑन द सीज, समुद्र में जो भी अन्य चीज़ें थी, मतलब जहाज़ या जो भी चीज़ें, उनमें ये इतना ज़्यादा सुपीरियर थी, इतना ज़बरदस्त इसको बनाया गया था कि इसको ये करार दिया गया, इसको ये घोषणा की गई कि भाई ये जहाज़ क्या है, अनसिंकेबल है, मतलब ये जहाज़ कभी पानी में डूबेगी नहीं। अनसिंकेबल मतलब जो डूबे ना कभी पानी में। सो श्योर ऑफ दिस, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आश्वस्त होकर, वर द ऑनर्स, मतलब जो उस जहाज़ के जो मालिक थे और जो उसको बनाने वाले थे, मतलब इतना उनको ज़्यादा भरोसा हो गया था कि यार ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकते। इसी वजह से द ऑनर्स दैट दे प्रोवाइडेड, उन लोगों ने प्रोवाइड किया ओनली 20 लाइफ बोट, केवल 20 लाइफ बोट्स, केवल 20 लाइफ बोट्स एंड राफ्ट्स, लेस देन 1/2 द नंबर नीडेड फॉर द 2227 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। उस जहाज़ में जब वो जहाज़ यात्रा पर निकली तो उसमें उस समय 2227 पैसेंजर यात्रा कर रहे थे। होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उसमें मान लीजिए कोई समस्या आ जाए, अगर वो डूबने लगे तो जो उसके पैसेंजर हो कैसे बचें, तो उनको बचने के लिए जहाज़ों में क्या रख दिया जाता है, लाइफ बोट्स और राफ्ट्स रख दिया जाता है कि भाई इस पर आप सवार होकर के, इस पर बैठ करके आप लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि जो ये वाली जहाज़ थी आपकी, जो ये वाली जहाज़ थी, उसमें लोग इतना ज़्यादा, उसके मालिक जो थे इतना ज़्यादा उनको भरोसा हो गया था कि भाई हमारी जहाज़ तो डूब ही नहीं सकती है, ये जहाज़ डूब नहीं सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया, ना उसमें बोट्स डलवाया, ना उसमें राफ्ट्स डलवाया भी तो बस ऐसे नाम मात्र के लिए कि चलो डलवा देते हैं, जहाज़ तो हमारी कभी डूबेगी नहीं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, many passengers were aboard the night it rammed, and iceberg only 2 days at sea and more than halfway between England and its New York destination। ये जहाँ के लिए रवाना हुई थी उसने थोड़ी दूर की यात्रा तय की थी कि तभी ये जो है एक बहुत ही बड़े हिमखंड से, जिसको हम बोलते हैं आइसबर्ग से, रैम्ड हो गई, टकरा गई। और जब ये उस बड़े हिमखंड से टकराई तो उस समय बहुत सारे पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे। ठीक, बिकॉज द लग्जरी लाइनर वाज ट्रेवलिंग, तो लग्जरी लाइनर जो है उस जहाज़ का नाम है, लग्जरी लाइनर उसी जहाज़ को, मतलब टाइटैनिक का नाम है। बिकॉज क्योंकि द टाइटैनिक कह लीजिए आप, वाज ट्रैवलिंग सो फास्ट, इतना तेज़ चल रही थी कि इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि इट वाज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द घोस्टली लुकिंग आइसबर्ग, कि जो उसके सामने अचानक वो घोस्टली मतलब भूत जैसा जो दिखने वाला आइसबर्ग आया, हिमखंड, उससे उसका बच पाना एकदम मुश्किल, क्योंकि इतना तेज़ कि मुड़ ही नहीं सकती थी, उसको टकराना ही टकराना था। एन अनएक्सटिंग्विश्ड फायर, एक
ना बुझने वाली आग, आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द शिप्स। अच्छा, उसमें आग लग गई दरअसल, जब वो टकराई आइसबर्ग से तो उसमें आग लग गई, तो उसने भी क्या किया, उस आग लगने की वजह से बहुत लोग उसमें मर गए। तो जब जहाज़ डूबी तो उसमें जो आग लगी, आग लगने की वजह से बहुत लोग मर गए। पैनिक इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़, लोगों में एकदम हड़कंप मच गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ गई। क्योंकि पीपल जम्प्ड इनटू द आइसी वाटर, लोग जो है डर के मारे हड़बड़ा करके उस ठंडे पानी में ही, मतलब उसे समुद्र में कूदना चालू कर दिए। आर फॉट टू बी अमंग द फ्यू टू बोर्ड द लाइफ बोट, या कुछ थे उसमें कि जो लाइफ बोट थोड़ा सा रखी हुई थी उस टाइटैनिक के अंदर, उस पर लोग बैठने के चक्कर में लोग मारामारी किए, कुछ गिरे कुछ उस पर चढ़े, इसलिए उसमें काफ़ी लोग मरे। 4 आवर्स आफ्टर, 4 घंटे के बाद, द मिसहैप, घटना के 4 घंटे के बाद, अनदर शिप, एक दूसरी जहाज़, उसका नाम था करपाथिया, तो एक दूसरी जहाज़ आई, उसने रेस्क्यूड 705 सर्वाइवर्स, सुने उस जहाज़ में सवार थे 2227 लोग, उसमें से 705 लोगों को उसने बचाया, करपाथिया नामक एक जहाज, दूसरी जहाज ने। द इनफेमस SS टाइटैनिक हैड enjoyed only 2 days of sailing glory on its maiden voyage in 1912 before plunging into 12,000 feet of water near the coast of Newfoundland where it lies today। अच्छा, बता रहे हैं कि ये समुद्र का एक कोस्ट था न्यूफाउंडलैंड, वहीं पर जो है प्लंज हुई, मतलब कि डूबी। ये सन 1912 की बात है। उसकी, उस टाइटैनिक जहाज़ की मेडन वॉयज थी, मतलब होता है पहली यात्रा थी समुद्री, मतलब शुरुआती थी, उद्घाटन हुआ था उस दिन उसका, ठीक। 12,000 फीट नीचे वहाँ पर वो दफन हो गई टाइटैनिक जहाज़। केवल एंजॉयड ओनली 2 डेज, केवल 2 दिन की यात्रा वो कर पाई थी, ठीक भाई। तो मैंने इसका हिंदी नहीं बताया, मैंने ऐसा आपको ऐसे ऊपर ऊपर बता दिया। अब आगे देखिए भैया, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट दैट, चारों में से 3 तो सत्य हैं, 3 बातें पैसेज के अकॉर्डिंग सही हैं, एक चौथी जो कि पैसेज के हिसाब से सही नहीं है, तो जो पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है उसको फाइंड आउट करना है। ओनली अ थर्ड ऑफ दोज अबोर्ड पेरिस्ड, करपाथिया रेस्क्यूड, करपाथिया नामक जहाज ने बचाया था, ये तो सही है आपका। SS टाइटैनिक सैंक नियर न्यूफाउंडलैंड के पास वो प्लंज हुई थी, डूबी थी, ये भी सही है। टाइटैनिक वाज द फास्टेस्ट शिप, 1912 में बनाई गई ये सबसे तेज़ चलने वाली जहाज़ थी, ये भी सही है। तीनों चीज़ें पैसेज में दी गई हैं, लेकिन दिस कंसेप्ट यानी दिस सेंटेंस इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज, दैट्स वाई दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द पैसेज। तो ये आपका आंसर हो गया कि 3 जो हैं पैसेज में दिए गए हैं, 3 सही हैं, चौथा पैसेज में नहीं दिया गया है, और इसी को मुझे ढूंढना था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द लार्ज डेथ टोल एक्सेप्ट ऑल, बताना है कि इन सारी चीज़ों में से सब चीज़ों ने, जो जहाज़ हमारी टकराई, डूबी, लोग मरे, उसमें इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था एक्सेप्ट 1, एक के अलावा। पैनिक ने कंट्रीब्यूट किया, लोगों में जो खलबली मची, इसकी वजह से लोग अफरा तफरी मची, भागे भूगे कूदे मरे, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। फायर, क्योंकि उसमें आग लग गई थी जिसको बुझाया ही नहीं जा सकता था, इसने भी कंट्रीब्यूट किया था। और स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसको लड़ना एकदम तय था, तो ये भी। और करपाथिया ने तो लोगों को बचाया था, ठीक है, तो ये गलत है, यही आपको फाइंड आउट करना था, आपको ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज वाज द SS टाइटैनिक एट सी बिफोर सिंकिंग, डूबने के पहले उसने कितने दिन यात्रा कर ली थी? केवल 2 ही दिन की तो यात्रा कर पाई थी वो, और 2 दिन पूरा नहीं हुआ था कि वो डूब गई। पैसे में दिया गया है, आपने देखा। मेडन वॉयज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, जो पैसेज में दिया गया कि भाई वो मेडन वॉयज था उसका, मतलब पहली समुद्री यात्रा थी, तो पहली समुद्री यात्रा मतलब कि उद्घाटन में ही तो ये सब कांड हो गया, जिसको आप बोल सकते हो इनऑगरल, इसका ये साइनो बन जाएगा। ये आपको उसमें आता है एग्जामिनेशन में, एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में पूछता है भैया पैसेज में से एक वर्ड देता है, उसी का साइनो या एंटो आपसे पूछता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा भाई, व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे,
इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको क्या बात समझ में, देखो मैंने आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दिया। एक्चुअल में ये बहुत मशहूर एक जहाज़ है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, कई तो इस पर मूवीज़ बन चुकी हैं ना। सन 1912 की बात घटना है ये, कई सारी मूवीज़ थे, इसलिए मैंने आपको इसे ऊपर ऊपर इसको बता दिया केवल कि हाँ भाई इसका ये सिस्टम है। व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे, इस पैसेज आपको क्या समझ में आया? द एसएस टाइटैनिक प्रूव्ड इटसेल्फ द मोस्ट सीवर्दी वेसल, ना कहाँ ये प्रूव कर पाई है, डूब ही गई। अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू द एसएस टाइटैनिक सर्वाइवर वर, नहीं ऐसा नहीं था, लोगों को बचाया गया, 705 लोग बचाए गए। ओवर कॉन्फिडेंस बाई बिल्डर्स एंड ओनर्स वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल, ये देखो वेसल होता है पानी की जहाज़, वही टाइटैनिक। तो जो उसको बनाने वाले थे, जो उसको बनवाने वाले उसके मालिक थे, उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको डुबो दिया। बात तो सही है, उन लोगों को इतना विश्वास था कि यार ये मेरी जहाज़ कभी डूबेगी है नहीं। अगर उनके थोड़ा सा होता डाउट क्या डूब भी सकती है, तो उस पर वो लोग बोट्स वगैरह रखवा देते, तो कम से कम लोग मरते नहीं, केवल जहाज़ें डूबती लेकिन इतनी मौतें ना होती। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो एयरफोर्स के एक्स या वाई में पेपर एक ही होता है, क्वेश्चन आते हैं 20, लेवल यही होता है, स्टैंडर्ड यही होता है, पैटर्न यही है जो मैंने आपको बताया। 5 आपके वोकैब्स, ग्रामर के क्वेश्चन, 4 आपका पैसेज से, आपका 1 या 2 PQRS, 1 वॉइस, 1 नरेशन। ठीक, इस प्रकार से टोटल आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, बाकी और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में और बता दीजिए, मुझे जानकारी चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों को जय हिंद। हेलो बच्चों, वेलकम टू MKC। हेलो बच्चों, वेलकम टू MKC। MKC में आप लोगों का स्वागत है। मैं MD उमर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर। तो आइए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ L एंड R रिस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन डायमेंशन। बच्चों ये हमें गिवन है L और R। L क्या है, प्रेरक तत्व है, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इसका हमें डायमेंशन बताना है L/R का। L/R का डायमेंशन बताना है। बच्चों L का डायमेंशन आप लोगों को तो पता ही होगा, क्या होता है, M1 बताओ बच्चों फटाफट, L2 T-2, M1 L2 T-2 A-2। ओहो, और R का क्या होता है, M L2 T-3 A-2। ये R का होता है, ये L का होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, T⁻⁻1 यानी T⁻1। तो देखो बच्चों M भी नहीं है, L भी नहीं है, T⁻1 है। तो यहाँ देखो M⁻0, L⁻0, T⁻1, तो इसका आ जाएगा C4 चिन्ह है। क्लियर है? तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड अप, यानी एक कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 9.8, मतलब U से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड, देन इट राइज टू अ हाइट। तो बच्चों जब हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल तो हमारा U है, और मैक्सिमम पे V की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितना है। तो बच्चों V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS, आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। तो यहाँ देखो V की वैल्यू 0, U की वैल्यू 9.8 गिवन है, तो 9.8 स्क्वायर, और 2 और G की वैल्यू 9.8 और S हमें चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये प्लस इसके साथ है
इज इक्वल टू एस यानी एच, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, तो 4.9 यानी C4 चेन्नई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 बॉल आर थ्रोन अप, यानी 2 बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है ऑफ टावर विद सेम स्पीड, और दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, एंड अदर मेकिंग एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड। कह रहा है कि 2 को सेम स्पीड से फेंका जाता है, तो एक जो है वो हॉरिजॉन्टल पे फेंका जाता है और एक वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ इक्वल वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, जब हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो अगर mgh h हाइट से फेंका गया है तो ये हाफ mv² के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ नहीं होता, यानी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ एंगल पे डिपेंड ओनली g और h पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है, देखो √2gh, ये तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। मास दे रखा है किसका मास बच्चों, गन फायर बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 50 ग्राम। गोली का दे रखा है बंदूक की 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी यानी उसका वेग कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक, इसकी वजह से गन जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से, 1 मीटर प्रति सेकेंड से। तो मास ऑफ द गन बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि mb इंटू वी इज इक्वल टू होगा मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ये हमें गिवन है 50 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड। v की वैल्यू गिवन है 30, इसका मास गिवन है, मास नहीं पता है, वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 5 जा 15, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/10 आएगा, यानी 1.5 kg आ जाएगा, 1.5 kg आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक निश्चित ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यानी एक फिक्स्ड हाइट है h, यहाँ से गेंद को गिराया गया है। तल से ज़मीन के तल से टकराने पर ये 50% गतिज ऊर्जा को खो देती है। यहाँ से आ रही है और यहाँ आकर के टकराई, तो टकराने के बाद वो अपनी 50% काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर दे रहा है। यह पुनः कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो बच्चों पहले देखो हाफ mv², अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे तो देखो h हाइट से आ रहा है, तो h हाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, mgh में होना चाहिए। बट ये कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ख़त्म हो रहा है, तो हाफ बचा हुआ है। अगर मैं इसके हाफ की बात करूं तो ये इसके हाफ के बराबर होगा। तो दूसरे वाले के लिए हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, देखो हमारा mgh डैश इज इक्वल टू होगा हाफ काइनेटिक एनर्जी, और हाफ काइनेटिक की वैल्यू कितनी है, mgh/2। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, h/2, यानी कितनी ऊंचाई पे रहेगा,
आधी ऊंचाई पे रहेगा। यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को, अब कह रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी 50% जो है ख़त्म हो रहा है, तो ये 50% यानी इसका हाफ करेंगे तो ये इसके हाफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो ये हाफ जो है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी हाफ काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इसलिए हमारा ये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समान द्रव्यमान के दो कण R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर घूम रहे हैं। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है R1 R2, द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन में r होता है बच्चों। स्पीड कह रहा है सेम है, मास भी क्या है सेम है। यहाँ देखो इक्वल मास यानी समान द्रव्यमान और उनकी चालें भी समान है, सेम स्पीड है, तो डिपेंड किस पे करेगा? अब ये दोनों तो सेम हो गया, तो अब तो सिर्फ r पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखो Fc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी r बढ़ेगा तो Fc डिक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा R1 R2 के लिए अगर हम रेशियो निकालेंगे दोनों का तो R1 R2 ऊपर नीचे हो जाएगा, इन्वर्सली है ना। अगर डायरेक्टली होता तो R1 अपॉन R2 होता, लेकिन यहाँ इन्वर्सली है तो इसका मतलब क्या होगा? R2 अपॉन में R1। ऐसे भी समझ सकते हो F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, साथ में ये कांस्टेंट लगा दो। F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कैंसिल, ये R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे रह जाएगा। बताओ क्लियर है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अनाउंसमेंट है बच्चों आप लोगों के लिए कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्थान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा मेजर कल्चर में जो है अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फटाफट आप जो है ज्वाइन कर ले ताकि आपकी स्टडी ढंग से हो पाए और आप भी अपने फ्यूचर के गोल को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, m द्रव्यमान की एक वस्तु विराम अवस्था में रखी है, m2 के द्रव्यमान की वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संघटन करती है तो अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा? अब बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। यहाँ देखो क्या है? कोलाइड इलास्टिकली यानी प्रत्यास्थ संघटन विद अनदर मास m2, और ये रेस्ट पर है। दिस मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होगा? जब दोनों का मास सेम होता है बच्चों तब जो है मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो सिंपल है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? C4 चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 8। In the absence of external torque for a body revolving about any axis, the quantity that remain constant। बच्चों जब हमारा क्या कह रहा है कि टॉर्क एब्सेंट है, जब फोर्स एब्सेंट होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ऐसे ही जब टॉर्क एब्सेंट होगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होगा, जैसे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ऐसे ही एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो एब्सेंट होगा तो क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बात याद रखना। ये है या इफ टॉर्क इज 0, तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है तो एल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर। और जब F इज इक्वल टू 0 होगा, जब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 होगा तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं when a body is brought to the pole from the equator then its weight। कह रहा है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, कहाँ से?
व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट टू द पोल, पोल पे लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है पोल पे बच्चों? इक्वेटर से लाया जाता है। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये होता है। इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री, और पोल पे ये होता है इक्वेटर पे। और पोल पर कितना होता है लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है पोल पे। पोल पर कितना होता है? 90 डिग्री, और इक्वेटर पे कितना होता है? 0 डिग्री। जब यहाँ 0 रखेंगे बच्चों तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और जब 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी पोल पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और आपका इक्वेटर पे कम रहेगा। तो यहाँ बोल रहा है पोल पर आता है कहाँ से? इक्वेटर से, तो यानी ये वाला टर्म खत्म होगा, यानी बढ़ जाएगा, यानी इसका क्या होगा? C4 चेन्नई आंसर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो पानी की बूंदें जिनकी त्रिज्या का अनुपात R1 और R2 का रेशियो गिवन है। किसका? R1 एंड R2 1:2 गिवन है। बूंदों के सीमांत वेग का अनुपात क्या होगा? यानी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा? तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V = 2r² रो माइनस सिग्मा होता है, यही होता है 2r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में 9n। तो इन सब से तो हमें कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ r से मतलब है। हमें किससे मतलब है बच्चों? हमें सिर्फ r से मतलब है। तो अगर हम यहाँ देखें तो v किसके प्रोपोर्शनल है? r के। तो अगर ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1:2 है, तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो B4 बिहार। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी किसी धातु का उष्मा चालकता गुणांक किस पे निर्भर करता है? तो बच्चों ये ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, ना थिकनेस पे, ना टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये किस पे करता है? मटेरियल ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट के मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्लेट के मटेरियल पे डिपेंड करता है। कह रहे हैं बल नियतांक K1 K2 यदि दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, यानी इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो इसका बल नियतांक जब श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों? K1 K2 बाई K1 + K2 कैसे आता है? देखो x1 = क्या होगा? F अपॉन में K1। इस तरह x2 = क्या होगा? F अपॉन में K2 होगा। और x = फाइनली क्या होगा? x1 + x2। तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू F अपॉन K1 और x2 की वैल्यू F अपॉन K2। तो यहाँ से क्या होगा? F अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से K1 K2 अपॉन में K1 + K2 ये आएगा। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इंटू यहाँ आ जाएगा K1 K2 K1 + K2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? F = K1 K2 अपॉन में K1 + K2 इंटू x। तो ये हमारा k के इक्वल है, तो इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? D4 दिल्ली। बताओ क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश्ड अल्ट्रासाउंड फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिबल साउंड। तो बच्चों जब भी यहाँ पे इस तरह की बातें हो, क्या कह रहा है
कि किसकी वजह से डिस्टिंग्विश होता है, यानी किससे उसका डिफरेंस पता चलता है। तो फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है किससे होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी फॉर चिन्ह। इसका क्या होगा, सी फॉर चिन्ह, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये एमकेसी का सपना है कि जो है हर देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर, इसीलिए जो है काफ़ी डिस्काउंट के साथ लिमिटेड पीरियड के लिए भी हमारे एमकेसी में ऑफ़र चल रहा है। तो फटाफट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसमें भी आपको ज्वाइन करना हो आके ज्वाइन करें। नेक्स्ट है हमारा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों नॉर्मल हमारा पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर होता है, बट डायपोल के लिए के क्यू अपॉन में, डायपोल के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर क्यूब होता है। ये किसके लिए, डायपोल के लिए। अगर पॉइंट चार्ज के लिए कहता तो यहाँ आर आता, यहाँ आर स्क्वायर आता, तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर की पावर -2 आर की पावर -3, यानी सी फॉर चिन्ह। क्लियर है। अगर पॉइंट के लिए होता तो फिर हमारा बी होता ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि अ सेल सप्लाई करंट ऑफ 1 एम्पेयर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 5 एंड करंट ऑफ 0.6 एम्पेयर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस जब हमारा 1 एम्पेयर के लिए रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और 0.6 ओम के लिए कितना है 10 ओम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन में I2 माइनस I1 माइनस I2। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 10 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 5 अपॉन में I1 की वैल्यू कितनी है, ठीक, I1 की वैल्यू कितनी है हमारे 0.1 एंड I2 की वैल्यू कितनी है 0.6। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा और 6 माइनस 1 यानी 5 और ये आ जाएगा 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4। तो 6 माइनस 5 1 अपॉन में 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 4 2 8 4 5 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा D4 दिल्ली। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 3 कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहे 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 4 वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कितने कितने वाले 10 वोल्ट की बैटरी से 3 2 6 वाले जुड़े हुए हैं। 2 3 6 वोल्टेज कितना है 10। तो पहले हम सी इक्विवेलेंट निकाल ले। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 2 3 = 6 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा 6/6, तो 1 आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1।
अब बच्चों सी की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारा चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है QCV, यानी चार्ज जो है हमारा सीरीज़ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सबके लिए सेम ही होगा। तो हमारा आ जाएगा 10 × 1 यानी 10 कूलम, यानी A फॉर इलाहाबाद। क्लियर है बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है क्यूरी वेसल लॉ इज ओबे बाय द आयरन एट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे बच्चों, किस टेम्परेचर पे? तो अबव क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर, यानी इसका आंसर क्या होगा, B फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज मूव्ड अवे। कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, देन इंड्यूस करें इन द सर्कुलर। तो बच्चों जब दूर जाएगा तो किस डायरेक्शन में होगा, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, वायर से दूर की तरफ जा रहा है। तो देन इंड्यूस करें इन द सर्कुलर लूप विल बी, तो दूर जाता है तो उसके लिए क्या बच्चों, क्या कंसेप्ट बताया था हमने, सिंपल क्लॉकवाइज। नेक्स्ट कह रहा है कि 160 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हमें गिवन है 160 वोल्ट, 5 एम्पेयर दे रखा है धारा, तो शक्ति वे 600 वॉट है। तो शक्ति गुणांक का मांग यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, cos 5 की वैल्यू क्या होती है, P/VI, यही होता है। और P की वैल्यू हमें कितना गिवन है 600, और V की वैल्यू कितना गिवन है 5, और I की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी V की वैल्यू 160 वोल्ट और I की वैल्यू है 5। देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 15, सॉरी 12 5 60, तो यहाँ से कितना आ गया 12/16, डिवाइड करेंगे 3/4 यानी 0.75। कौन सा ऑप्शन होगा, B फॉर बॉम्बे। बताओ बच्चों क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाने से पहले बच्चों ये आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम विद MKC पब्लिकेशन बुक्स, जो हमारी बुक है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जिस पैटर्न के आपका एग्ज़ाम है उसी पैटर्न के इसमें क्वेश्चन सारे सेलेक्ट हुए हैं और अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो फटाफट जो है हमारे जो हमारा ऐप है या हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं और ये आपको सारा सिस्टम बताया गया है। ऑर्डर करेंगे और आपको डिलीवरी कर दी जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न में से विद्युत चुंबक तरंगों के लिए कौन सा कथन गलत है। अनुप्रस्थ होती है, यह बात तो सही है बच्चों, सभी माध्यमें समान चाल से गमन करती है, बात तो गलत है। प्रकाश के वेग से गति करती है, ये बात भी सही है। त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल। आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, आर ट्रांसफर्स, ये सारे सही है। बी गलत है, बी गलत है क्यों, क्योंकि बच्चों V = क्या होता है C/N, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इन द नॉर्मल यूज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ये तो मैंने आपको बताया ही था, बस टिक करना है इसमें, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, सिंपल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी फ्राउनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन के लिए। तो बच्चों फ्राउनहोफर के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो B sin θ = n लैम्डा। ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी विड्थ है। अगर यहाँ से देखेंगे तो प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑन इंक्रीजिंग स्लिट विड्थ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिक्रीज, ये भी बात सही है। और मैकिंग
स्लिट विड्थ ए इज इक्वल टू लैम्डा, अगर यहाँ पे हम लैम्डा रख दें तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये भी बात सही है, यानी इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो डी फॉर डेल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिशील कण का गति जुड़ जाए ये है, इसके वेवलेंथ बताना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है और p क्या होता है बच्चों, देखो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी दे रखा है ना, तो ये हाफ mv² होता है इज इक्वल टू ई। और यहाँ से देखो अगर हम v m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, देखो p²/2m इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2me, ये आ जाएगा p की वैल्यू। इस फार्मूले में रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/√2me। कौन सा ऑप्शन है, h/√2me, C4 चेन्नई। तो इसका आंसर क्या होगा, C आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो क्या है, लैम्डा द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ इट्स हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों, हाफ लाइफ की वैल्यू होती है T1/2 इज इक्वल टू log2/λ, जिसे आप 0.693 अपॉन में लैम्डा भी लिखते हैं। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो ये आ जाएगा। और मीन लाइफ तो log2/λ किस में है, C4 चेन्नई, तो यही आंसर हो जाएगा, और किसी में है ही नहीं। और मीन लाइफ 1/λ ही होता है, बिल्कुल सही है। तो वो था क्वेश्चन नंबर 24। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज व्हेन रिवर्स बायस इंक्रीज। बिल्कुल, जब रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, ये गलत है। डिक्रीज व्हेन रिवर्स बायस, ये भी गलत है। रिमेन द सेम रिस्पेक्ट ऑफ द, ये भी गलत है। यानी A4 इलाहाबाद इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये था आज का मॉडल पेपर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। Good evening dear student, this is Parvanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel MKC classes. Dear student, this is your class for Air Force batch. बच्चों Air Force batch का क्लास है, यहाँ पर मैं Air Force से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन बहुत ही कम समय में जल्दी कर पाएंगे। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड स्टार्ट्स द क्वेश्चन, जो बेसिकली आपके एयरफोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जिसको आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ log2 log3 log base 2x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द सॉल्विंग क्वेश्चन जानने से पहले समझिए कि जो log होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। तो जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू log ऑफ बेस ax। देखिए बच्चों log ऑफ बेस ax ये लिखा गया है, इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन है कि इसका एक्सपोनेंशियल को इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू a टू द पावर y हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखिए इसका बेस 2 है और मैं बेस 2 को अगर होल्ड करूँ, इसकी वैल्यू को होल्ड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये रेड कलर से यहाँ पे लिखूँगा log 3 log 2x इज इक्वल टू, ये जब जाएगा बेस 2 की पावर जो y होता है, देखिए बेस की पावर y हो गया यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 की पावर 1 लिखेंगे। तो यहाँ से ये मिलेगा log ऑफ 3 log ऑफ बेस
2x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली फिर ये जब जाएगा तो बेस यहाँ पे 3 है, जब जाएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब log ऑफ बेस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट विल बी 8। क्लियर हो गया। और यहाँ से 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 बेस 3 है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो ये बेस आपका 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 जैसे ही करेंगे तो ये हो गया 9। तो यहाँ से पता चला log ऑफ बेस, इसका बेस क्या है, x यहाँ पे है बेस 2 है और इज इक्वल टू 9 है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। जैसे ही ले जाएंगे तो बेस की पावर वैल्यू, देखिए बेस कौन है, a की पावर क्या हो जाता है y, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, दैट विल बी 512, 512 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अच्छा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, इसको रिमूव करना पड़ेगा पूरा जो लिखा गया बच्चों, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं ये सेट थ्योरी का है। नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया है CUT इज इक्वल टू 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, सेट C में 37, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इज इक्वल टू 35, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C एंड T। C और T दो सेट हैं, दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाइट कलर, एक मिनट, रेड कलर ले लेता हूँ। देखिए अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट C और T की बात की जा रही है, तो ये C इंटरसेक्शन T है। इसमें जो एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे सेट C में, उसको कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट NC कहेंगे। जो T में पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसको कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन T कहेंगे। और उसके बाद जो दोनों के बीच में कॉमन होंगे, ये देखिए इस साइडेड रीजन, इससे साइडेड रीजन दे रहा हूँ, जो इसके बीच में कॉमन एलिमेंट होंगे उसको कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन टू बोथ C एंड T। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन T इज इक्वल टू जनरलाइज एडिशन फार्मूला पार्ट 2 सेट कहा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट C एंड T बोथ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे उठा के इस फार्मूले से जब इसको करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये इधर चला जाएगा, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ C में कितने एलिमेंट है, C में है भाई 37 प्लस T में कितने हैं 35, उसके बाद ये जो है माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज होके जाएगा, C इंटरसेक्शन C यूनियन T माइनस हो जाएगा। तो 37 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 37 प्लस 35 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 70, दैट विल बी 2। आंसर यू विल गेट 2। क्लियर। देखिए ये तो हो गया फार्मूला बेस। अगर आप फार्मूला बेस करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है वो निकालना है आपको, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का सम जिसमें कॉमन भी है और इंडिविजुअल सेट भी है 70 है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के ऐड करने के बाद 70 से जो अधिक हो रहे हैं वो कॉमन होंगे, यानी 70 से जो अधिक होंगे वही कॉमन होंगे। वो दो बार रिपीट हुए तभी तो अधिक हुए। इसका मतलब 37 और 35 को ऐड करेंगे 72 आना चाहिए था 70, अगर कॉमन ना होता दैट मीन्स कॉमन 2 एलिमेंट है, तो यही इंटरसेक्शन बिटवीन C एंड T विल बी 2 हो जाएगा। आंसर इज ए एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक मिनट, आप लोगों को ये रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला इसका ये है, मैं आपका फार्मूला आपके सामने लिख दे रहा हूँ। देखिए फार्मूला है कि अगर a प्लस आयोटा b की पावर n प्लस a माइनस आयोटा b की पावर n हो, तो जो फार्मूला होता है ये 2 इंटू r की पावर n cos n थीटा होता है बच्चों, ठीक है। वेयर आर क्या है, आर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्लियर। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ ए बी इसलिए लगाया गया है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, तो ये होता है थीटा की वैल्यू। तो थीटा निकाल लेंगे इस फार्मूले से और आर की वैल्यू उठा के पुट करेंगे। ए बी क्या करेंगे, आयोटा का कोफिशिएंट बी है और ए तुम्हारा रियल नंबर है बच्चों, तो इस बात को ध्यान दीजिए। ये तो है प्लस वाला फार्मूला, माइनस वाला भी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर। पहले इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यू विल गेट अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू हो गई 2, क्लियर। और यहाँ से थीटा की वैल्यू की बात करें तो tan इनवर्स b की वैल्यू 1 अपान 1, तो आप कहेंगे -1, तो मार्ड लग गया +1, तो 1/1 मतलब tan इनवर्स 1, मतलब tan इनवर्स 1 दैट मीन्स π/4, तो इसकी वैल्यू हो गई π/4, थीटा की वैल्यू π/4 और r की वैल्यू हो गई √2, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको रिमूव करके फिर से फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई और r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई √2, क्लियर। हाँ, और थीटा की वैल्यू मिल गई π/4 और a की वैल्यू है बच्चों आपकी a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, हमने फार्मूला लिखा था 2 × r, r की पावर n, तो r की वैल्यू है √2 की पावर 5 इंटू cos 5 इंटू थीटा, cos n थीटा, तो n की जगह पे 5 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, क्लियर। अब यहाँ से बच्चों देखो क्या आएगा, √2 की पावर 5 मतलब पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू cos 5 इंटू π/4, 5 बोले तो यहाँ पे एंगल आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 इंटू π/4 की वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिग्री, 225 डिग्री आएगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में 180 प्लस 45 आप लिखेंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और -45 की वैल्यू क्या होगी, 1/-cos 45 हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी -1/√2, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 मिनट बच्चों लिख रहा हूँ पेन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 225 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो cos -45 हो जाएगा, तो माइनस का cos 45 डिग्री -1/√2, क्लियर। यहाँ से आ जाएगा -1/√2, उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों मैं फिर से पूरा रिमूव कर रहा हूँ, स्पेस कम है तो इसको रिमूव करने के बाद 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू cos 225 डिग्री की वैल्यू थी -1/2, तो -1/√2, क्लियर, बात समझ में आ रही है, तो -1/√2। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको, और -1/2 करेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा -8 पूरा कैलकुलेशन करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पूरा मैं कर दे रहा हूँ, 2 पावर 5/2 है ये है, इंटू -1 है और ऊपर √2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 1/2 माइनस का, तो 5/2 में से -1/2 निकल गया तो हो गया 2 इंटू 2 की पावर 4/2 इंटू -1, तो कैंसिल, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8, यू विल गेट आंसर -8, आंसर नंबर ए। क्लियर हो गया, ठीक। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रिमूव करते हैं। इधर देखिए, ये तो आसान सा है क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड आउट द इफ अल्फा एंड बीटा, इफ एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारा ax² + bx + c = 0 है, तो रूट्स अल्फा बीटा है, तो रूट्स का सम होता है -b/a, वेयर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। तो आंसर नंबर ए,
क्लियर, आंसर नंबर ए माइनस बी बाई ए। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। आप इसको लर्न कर लीजिए, रट डालिए, ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गोल्डन आर अरेंज इफ ऑल वॉवेल्स नॉट कम्स टुगेदर। देखिए बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहली बार तो ये कहा जा रहा है कि गोल्डन वर्ड को कैसे अरेंज किया जाएगा, इफ ऑल वॉवेल्स कम्स नॉट टुगेदर, सभी वॉवेल एक साथ न आए तो उसके अरेंज करने के तरीके। दैट मीन्स नंबर ऑफ वे टू अरेंज द वर्ड गोल्डन इफ ऑल वॉवेल्स कम्स नॉट टुगेदर, सभी वॉवेल एक साथ ना आए तो उसके अरेंज करने के कुल कितने तरीके हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहली बात तो आप अरेंज करने के तरीके माइनस कर दीजिए तो न अरेंज करने के तरीके मिल जाएंगे। सभी वॉवेल्स को अरेंज करने के सभी तरीके को माइनस कर दे टोटल अरेंजमेंट में से, तो सभी वॉवेल एक साथ कम्स नॉट टुगेदर वाले मिल जाएंगे। तो मतलब कम्स टुगेदर माइनस कम्स नॉट टुगेदर वाले आंसर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब टोटल अरेंजमेंट कर दो बच्चों, उसके बाद माइनस कम्स टुगेदर, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, सभी वॉवेल एक साथ आए उसको माइनस कर दो। तो टोटल अरेंजमेंट देखो, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल वर्ड काउंट करिए, 2 2 4 2 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 हैं। वर्ड नहीं, इस गोल्डन वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किया जाएगा। अब बात आती है कि ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स देखिए, इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स ई है, नंबर ऑफ वॉवेल ओ है, 2 वॉवेल है। अगर एक साथ आए मतलब ओ और ई एक साथ आएंगे, दे आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल एलिमेंट, वो सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक। तो जब सिंगल एलिमेंट की तरह से बिहेव करेंगे, टोटल कितने थे, 2 2 4 प्लस 2 6 प्लेस थे जिसमें ओ और ई सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, उनको सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव कराएंगे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव कराएंगे ओ और ई। उसके बाद बच्चे कितने, जब 2 को निकाल देंगे तो 2 देखिए 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पोजीशन आपके सामने बच गए बच्चों। ओ और ई को सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करा रहे हैं, तो मतलब ओ और ई दे आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल एलिमेंट, ये मूव करेंगे पोजीशन पे सिंगल एलिमेंट की तरीके से। जब ये मूव करेंगे सिंगल एलिमेंट की तरीके से, इसका मतलब दे आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल एलिमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सिंगल एलिमेंट तो बिहेव करेगा ही, तो टोटल अरेंजमेंट इसका कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 4 पहले से थे और इसको ले लेंगे तो टोटल फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा। लेकिन ओ और ई भी तो 2 तरीके से अरेंज होंगे, या तो ई पहले आएगा या तो ओ पहले आएगा, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 2 से। यानी इसका टोटल अरेंजमेंट होगा, ऑल वॉवेल कम्स टुगेदर, गोल्डन वर्ड में अगर एक साथ आएंगे तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। और पहले वाले का टोटल अरेंजमेंट क्या था, फैक्टोरियल 6, मतलब टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 है। अगर ऑल वॉवेल कम्स टुगेदर एक साथ आएंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 है। तो टोटल अरेंजमेंट में से इस अरेंजमेंट को कम्स टुगेदर वाले को माइनस कर दो, यू विल गेट द अरेंजमेंट ऑल वॉवेल कम्स नॉट टुगेदर, आपको मिल जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ आंसर, आप कर लीजिए, आपके लिए भी कुछ छोड़ दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं सामने कर दे रहा हूँ, आंसर कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये देखिए फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 माइनस फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो ये 120 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 720 माइनस 240, यू विल गेट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और इसके फाइनल आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन। ये बायनॉमियल सीरीज है, आपके सामने दिख रही है बायनॉमियल सीरीज है। तो बायनॉमियल सीरीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बायनॉमियल फार्मूला आपको पता होगा, x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। मैं रेड कलर से फॉर्मेशन लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये फार्मूला है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ टर्म स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। r इज स्टार्टेड फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n, मतलब r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है n तक जाती है। तो r की वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे 7th टर्म की बात की जा रही है। दैट मीन्स
आर की वैल्यू वहां पे 6 होगी, 7 टर्म पे आर की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि जो 7 टर्म होगा, 0 वाला टर्म पहला, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इसको काउंट करिए, देखिए 7 टर्म हो जाएगा, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 और टर्म 7। तो 7th वाले टर्म में आर की वैल्यू 6 हो जाएगी। आर की वैल्यू 6 रख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आर की वैल्यू मैं उठा के 6 रख दे रहा हूँ, तो आर की वैल्यू अगर बच्चों रखेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट मैं यही कर रहा हूँ सामने, तो ये हो जाएगा एन सी आर, एन की वैल्यू 8 है, 8c6 इंटू यक्स की जगह पे कौन है 4x/5, 4x/5 की पावर 8 - 6 इंटू दैट मीन्स 2 लिख सकते हैं इसको, 2 मैं रफ कर दे रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 2, ठीक है। तो इसके जगह पे मैंने लिखा 2, क्लियर, इनटू इसके जगह पे क्या लिखूंगा 5/2x की पावर n माइनस आर या r, ठीक है, x की पावर n माइनस आर, फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, देखिए NCR, x की पावर n माइनस आर इंटू a की पावर r, और ये सिग्मा लगा होता है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक होती है, तो a की वैल्यू, a की जगह पे कौन है 5/2x की पावर r की जगह पे क्या रिप्लेस होगा 6, हमने r की वैल्यू 6 निकाली थी, तो यहाँ 6, क्लियर हो गया। यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आप, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पर देखिए इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 8c6। देखिए बच्चों आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालने का, इसका आप 6 तक जाना है तो आप एक काम करिए, 8 से लेके 6 फैक्टोरियल तक जाइए, कैंसिल आउट करिए, 8 इंटू 6, 6 फैक्टोरियल तक जाइए, नीचे डिवाइड करिए, 6 फैक्टोरियल इंटू 8 - 6, आर की वैल्यू 8 - 6 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 7 चौक 28, 28, 7 4 28, इसका कोफिशिएंट आया 28 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स स्क्वायर ही है ही, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे पावर एक्स स्क्वायर, इसके पावर्स कैंसिल करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 की पावर बच्चों आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, ये दोबारा सिंबल लग गया है, मल्टीप्लाई 5 की पावर आपका होगा यहाँ से ये 6 था तो पावर 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 5 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 2, 28 मल्टीप्लाई करेंगे 4075 डिवाइडेड बाई x पावर 4, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके आप इस कमेंट में इसका कैलकुलेशन लिखिए, मैंने पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बस कैलकुलेट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको साफ कर दें बच्चों, ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखिए बच्चों, इसमें ये जैसा कि लिखा हुआ है, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, ठीक है, मेजर कलसी क्लासेस है, सबसे बड़ी संस्था है ये इंडिया की, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन चल रहा है, एवरी मंडे और थर्सडे को एडमिशन होता है, आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, लिमिटेड सीट है इसलिए जल्दी से एडमिशन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ABC आर इन GP देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या देन log A log B log C, मतलब ABC अगर GP में है तो log A log B log C की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए और समझिए, अगर ABC इफ ABC आर इन GP, तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग की वैल्यू बोथ साइड अगर ले लिया जाए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग B स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ AC, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ AC, बोथ साइड लेने पे ये लॉग B स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में AC। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log B इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लॉग A प्लस लॉग C, इसको लिख सकते हैं log A प्लस log C। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
कि log b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ c डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ABC, इफ ABC आर इन AP, अगर AP में है दैट मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2 होता है। तो यहाँ से देखिए b की जगह पे क्या है, log b है, तो log b मिडिल टर्म इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस आर इन AP, log a log b log c किस में है, AP में है। तो आंसर नंबर 1 इज एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दो बच्चों। ये कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है स्क्रीन पे, a इज इक्वल टू AB देन a इंटू AT। अरे तुरंत निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन लग जाएगा। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो दोनों का डायगोनल के एलिमेंट की मैं बात करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके आंसर दिखा देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर देखो a इंटू a स्क्वायर करके सम कर दो, b इंटू b स्क्वायर करके सम कर दो, जो डायगोनल का होगा वही आंसर होगा, राइट आंसर a होगा। ठीक, अगर सेम एलिमेंट है, अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायगोनल के एलिमेंट में सम कर दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल गया। हाँ, यू विल गेट द आंसर। स्क्वायर करके सम करो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर नीचे किया, यू विल गेट आंसर। अच्छा, आपको एग्जैक्टली देखना है कि आ कहाँ से रहा है। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, समझिए, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ भाई। ट्रांसपोज, a की पावर ट्रांसपोज की बात किया गया तो उल्टा कर देंगे इसको, a b ऐसे हो जाएगा और फिर a b a हो जाएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है, कह रहा है कि ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, यानी मैट्रिक्स ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करना उसके ट्रांसपोज से, यानी ए बी और बी ए से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, और यहाँ पे आया फिर ए बी और ए बी मल्टीप्लाई होके 2ab। सिमिलरली फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी ए बी 2ab, और यहाँ पर फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया आंसर आपका। समझ में आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल के एलिमेंट आया, सीधे आंसर लगाओ, आंसर नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक बच्चों, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए क्या है। मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा देखिए। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है ये एक्चुअल में जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला प्रोबेबिलिटी फॉर टू गिवन इवेंट्स का जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, मतलब जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं। क्या है जरा देखिए समझिएगा। ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इवेंट ए आइदर इवेंट बी। ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डूइंग ए आर इवेंट बी, और इसका जनरलाइज्ड एडिशन फार्मूला प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इवेंट बी बोथ, ये कहते हैं। उठा के इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 3/8 प्लस 1/8 माइनस 1/4, आंसर तुम्हारे सामने आएगा। एलसीएम देखो 88884, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24। सॉल्व करोगे आंसर देखो, सॉल्व कर लेना स्क्रीनशॉट में, आंसर पूरा लगा नहीं रहा हूँ, इतना छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए इस फार्मूले में उठा पुट करेंगे तो पी ए 3/8, पी बी की वैल्यू 1/8 माइनस 1/4। ठीक, एलसीएम लो, सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, कहा जा रहा है मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इज 14, मतलब 13 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन 14 है, और उसके बाद मीन ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन इज 12, 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 12 है। देन यू हैव टू फाइंड द लास्ट 7th ऑब्जर्वेशन, नहीं 7th ऑब्जर्वेशन निकालना है, जबकि 7th ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है, तो कुछ करना नहीं, स्टार्टिंग से 13 और लास्ट के साथ माइनस करेंगे 6 ऑब्जर्वेशन, 7वां ऑब्जर्वेशन अपने आप बच जाएगा। मीन 13 × 14 माइनस 13 ऑब्जर्वेशन का मीन का सम
-7 ऑब्जर्वेशन का 7 × 12। आप शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सीख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ 7 के टर्म में, 13 × 2 × 7 करूँ, -7 × 12 करूँ, तो देखिए 13 2 जा नहीं 7 2 जा 14, 13 × 14 -7 2 जा यहाँ पे 12, 7 × 12 है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधे सीधे यहाँ 7 × नहीं मीन 14 है 7, हाँ इसमें से 7 आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने के बाद आपका 12, यहाँ पे 13 6 जा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 ऑब्जर्वेशन का क्या मीन था 14 था ना, तो यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे 26 माइनस यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे 12, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री इन द रेडियन फॉर्म। तो रेडियन फॉर्म का मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। कुछ करना ही नहीं, इस क्वेश्चन तो बड़ा आसान है तो छोड़ देना ही चाहिए। आप करके दिखाएं कमेंट बॉक्स में। 150 डिग्री इंटू π/180, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट से कर सकते हैं। 0 3 5 जा 3 6 जा 3 6 18, 5 π/6, 5 π/6 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos इनवर्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस साइन 7 π/6 इज, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए और समझिए। रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ 7 π/6, 7 π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको पाई प्लस π/6, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 का 6 प्लस 1 7, तो 6 1 जा 6 प्लस 1 पाई 7 π/6, 7 π/6 आप लिख सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे साइन माइनस साइन क्या है कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस साइन, यहाँ पे क्या लिखा गया है पाई प्लस π/6। तो अब समझिए इस बात को, पाई प्लस π/6 मतलब 180 डिग्री प्लस π/6। तो 180 डिग्री प्लस किस क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये होता है, 180 डिग्री से प्लस चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो और 180 डिग्री एक्सिस ऑफ नो चेंज, इसको लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, ध्यान दीजिए, एक बाहर माइनस इंटू माइनस साइन π/6, ये लिखा जाएगा बच्चों। देखिए आपको दिख रहा होगा, रेड में रेड से नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये मैंने लिखा, यहाँ फिर से मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रेड में रेड हो गया था, माइनस इंटू माइनस साइन π/6, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, π/6 बोले तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो cos इनवर्स यहाँ पे आंसर आया cos इनवर्स 1/2। क्लियर, तो ये कितना हो गया cos इनवर्स 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है π/3, आंसर नंबर सी π/3। क्लियर, 60 डिग्री को होती है 1/2 cos इनवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट भाई, थोड़ा यूजर फ्रेंडली अभी ये नहीं हुआ बोर्ड मेरे लिए, इसलिए थोड़ा समझ में टाइम लग रहा है। इसका आंसर बताइए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखिए इसका आंसर है, पहले समझ लीजिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन फंक्शन का पूछा गया है। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द गिवन फंक्शन। दिए गए फंक्शन के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वही डोमेन है और कुछ भी नहीं होता है। कल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड फंक्शन का, तो आप उस चैनल पे बने रहिए। कल 5 बजे शाम लाइव क्लास होगी, तो जितने भी बच्चे इस पे सब्सक्राइबर हैं उनको जरा ये सूचना पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों तक। तो फंक्शन की वैल्यू लेके आ रहा हूँ, डिफरेंट समथिंग डिफरेंट वे टू सॉल्व द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, आपको कल मिलेगा। आप उसे बने रहिए, चैनल पे देखते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, पता चल जाएगा आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की बात की जा रही है। तो देखिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होता है वो होता है π/2, ये होता है π/2। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स अलग फंक्शन है, कॉस इनवर्स अलग फंक्शन है। तो ये अलजेब्रा फंक्शन की बात है, दो फंक्शन का सम हो प्लस माइनस जी एक्स हो। मान लीजिए इस फंक्शन का मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, इस फंक्शन का डोमेन D1 है,
D1 इस फंक्शन का डोमेन D1 है, इस फंक्शन का D2 है, तो दोनों के अलजेब्रा से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करेंगे। डिवाइड को छोड़कर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों का कॉमन डोमेन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन इसका फाइनल डोमेन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। लेकिन इस केस को छोड़कर f(x/gx) है तो भी इंटरसेक्शन ही होता है डोमेन। अगर इसका D1 है, इसका डोमेन D2 है तो भी इंटरसेक्शन ही होता है। बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन देम। क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो करे उसको नहीं लेना है। डोमेन में x की ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो करे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, देन फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो दोनों का जो इंटरसेक्शन डोमेन होगा वही लिया जाता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? -1 से +1। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से +1। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से +1। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका ग्राफ भी देख लीजिए आप लोग। साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स x का। ये फंक्शन है साइन इनवर्स x, -1 +1, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स x। क्लियर? कॉस इनवर्स x का ग्राफ हिंदी के उल्टा फ के जैसे बना डालिए बस। अब ये तो ये हो गया, इसके नीचे -1, ये +1। ये कास का इनवर्स का ग्राफ है, यहाँ 0 से लेके पाई तक है। इसका रेंज 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल। कास इनवर्स का साइन का होता है, यहाँ पर देखिए ये -π/2, -π/2 और ये होता है +π/2। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक। डोमेन होता है -1 से +1, r=2, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। क्लियर है? ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखिए, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं एमकेसी में, उनके लिए है ये। आप इस नंबर पे कॉल करें और सीधे आप ऑनलाइन एमकेसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन पे एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल समस्या, उनके लिए भी एमकेसी लाया है ऑनलाइन ऐप। ऑनलाइन ऐप पे आप जाके पढ़ सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं फिर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ज़रूर। जो नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर, वो ऑनलाइन सेंटर से ही पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास पे सभी क्वालिटी टीचर, बेहतरीन टीचर आपको मिनिमम कास्ट पे प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, ये है लिमिट वैल्यू, हाँ, अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। यानी ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे लिमिट को कैसे इवोल्यूट किया जाता है। तो एक फार्मूला फंडा दिमाग में रखिए, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या है फार्मूला? ये है कि चाहे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, 1/x हो, या इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी की ओर चलेगा, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू 0 की ओर चलेगी, ठीक है। या अच्छा, आप कहोगे कैसे? तो देख लेते हैं, यहीं पर रिवीजन भी करा देते हैं आपका। क्यों? सुनिए, 1/x का ग्राफ मैं सामने आपके बना रहा हूँ। ये ग्राफ होता है 1/x का, ये 1/x का ग्राफ है। अब इधर देखिए, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलिए, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलिए, चाहे निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलिए, x की वैल्यू जरा देखिए, यहाँ पे 0,0 है, x की वैल्यू 0 की तरफ ये क्लोजर हो रहा है ग्राफ। तो चाहे निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलिए, चाहे पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू किसकी ओर चलेगी? 0 की, बट नॉट इक्वल टू 0, बस जस्ट अप्रोचेस टू द 0, 0 की तरफ चल रहा है, न कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर चलेगी तो ओवरऑल वैल्यू किसकी ओर चलेगी? 0 की ओर चलेगी। तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली इसी पर एक और फार्मूला है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, c/x की पावर n है बच्चों, मतलब कांस्टेंट x की पावर n है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0 की ओर चलेगी। तो ये देखिए, अगर मैं इसमें आपसे कहूँ x कॉमन लीजिए, हायर पावर कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 2/x, और यहाँ पे x² हायर पावर कॉमन हो जाएगा, ये होगा 1 + 2/x, ठीक है। देखिए, ये 0 की तरफ चलेगी, ये भी 1/1 हो जाएगी, लेकिन x से x कैंसिल, 1/x, डिनोमिनेटर 1/x है, यानी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 की ओर चलेगी। यू विल गेट आंसर 0। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, बात की जा रही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log sec x विद रिस्पेक्ट टू द x। log sec x की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करना है, चलिए मैं इसी को y मान लेता हूँ।
लेट दिस इज फंक्शन इज द y, तो दैट मीन्स y इक्वल टू लॉग आप ब्रैकेट में sec x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे आप, तो यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट मीन्स dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है बाई द चेन रूल 1 अपॉन sec x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x होता तो 1 बाई sec x हो जाएगा। उसके बाद इनटू, एक मिनट, इनटू sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x। बच्चों ये बात ध्यान से सुनिए, sec x से sec x कैंसिल, आंसर यू विल गेट tan x। समझ में आया? आंसर यू विल गेट tan x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट एंड एग्जैक्ट आंसर। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन का सेट जो आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, द एंगल एट व्हिच सर्कल एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझिएगा, छोटा क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। द एंगल एट व्हिच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कैन बी सीन फ्रॉम द पॉइंट 8,0। मतलब एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक पॉइंट 8,0 से देखने पर कितना एंगल बना रहा है। तो समझिए इस बात को, देखिए ठीक है, दो कलर में लेते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज लाई एट ओरिजिन 0,0 है। ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक। तो इसका मतलब रेडियस आर स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस इज 4। इसका रेडियस क्या हो गया 4, आपको पता होना चाहिए इसका रेडियस हो गया 4। अब मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ जैसे चीजें क्लियर हो। यहाँ पर देखिए रेडियस हो गया 4। अब 8,0 मतलब यहाँ से यहाँ तक की 0.4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,0 होगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 4 यूनिट हो जाएगी। टोटल 8 यूनिट है। कह रहा भैया आप यहाँ से सर्कल को देखिए, कहीं से भी देखिए सर्कल को देखिए, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे आप देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये चीज देखिए, ये क्या है, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल के टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री होता है। दैट इज द 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, और 8 4 प्लस 4 यू विल गेट 8। 4 प्लस 4 क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिए, इस एंगल को निकालना है। मैं रेड कलर से इसको लिख रहा हूं, इस एंगल आपको निकालना है, यहाँ रेड कलर से लिख रहा हूं। तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखिए परपेंडिकुलर होगा। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कही जाती है, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड जो छोटी है वो बेस कही जाती है, जो बड़ी है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये बेस हो गया बच्चों आपका, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 8, 1/2। साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आंसर बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं बता ही देता हूं, साइन 30 डिग्री दैट मीन्स π/6। अगेन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको ऑप्शन नंबर डी मिला, ये आंसर मिला। समझ में आया? तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? नाउ मैं अब बात करना चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को समझते रहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू, देखिए एक सीधी सी फंडा है। आप देख लीजिए किसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में मैं इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू 1/x लिख सकता हूँ, 1/x इंटू dx। अब जरा देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करना है, t मानना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसी को t लेना है। लेट log x इज इक्वल टू t। क्या कर रहा है बच्चों, लेट log x इज इक्वल टू t। log x को क्या लेना है, t लेना है।
बात समझ में आ रही है? लेट log x इज इक्वल टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x, दैट विल बी 1/x। इसका मतलब dx इंटू 1/x की जगह पे मैं dt रिप्लेस कर सकता हूँ। बच्चों आप रिप्लेस कर सकते हो इसके जगह पे dt और यहाँ पे t, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? ये sec स्क्वायर t इंटू dt हो गया। sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है बच्चों? tan का, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा tan t, और t की वैल्यू क्या है? अभी आपने ले रखी थी t की वैल्यू log x, तो tan ब्रैकेट में log x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्टली राइट आंसर। यहाँ पे लिखेंगे tan ब्रैकेट के अंदर log x प्लस का c। समझ में आया? टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या ये बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये है डिफरेंट इंटीग्रेशन, कुछ करना नहीं है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? एक्स की पावर 4/4, सॉरी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ? ओवर 1 to 3, तो 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 की पावर 4/4 माइनस 1/4, तो हो जाएगा ये 3 की पावर 4 81 माइनस 1/4 80/4, 4 2 20, 4 दूना 8 20, ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्टली राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है? ये देखिए क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द कर्व x इज इक्वल टू अंडर रूट x। देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए, ये क्या है? x इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट x है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू x स्क्वायर। पैराबोला किधर? अपवर्ड, ऊपर की तरफ पैराबोला, यानी ये ग्राफ जो बनेगा आपका, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1 मिनट, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ जो बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। देखिए ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ना, ये y इज इक्वल टू किसका है ग्राफ? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का ग्राफ है। कह रहा भैया एक लाइन है, लाइन कौन है? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लाइन ये क्या है? इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये है लाइन, ठीक है? अब यहाँ से करना क्या है कि लाइन पास कहाँ से कर रही है ये जानना जरूरी है। तो पहले x एक्सिस y एक्सिस पे देखिए कहाँ कट कर रही है। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, तो यानी लाइन पास कर रही है 0,2 से, तो ये लाइन यहाँ से पास कर रही, समझिए 0,2 एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, यानी एट y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू -2,0 से पास कर रही है, ये -2,0 से पास कर रही है बच्चों। 1 मिनट, बोर्ड थोड़ा यूजर फ्रेंडली कम है तो हो सकता है मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए जल्दी ये भी यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। दिस इज न्यू बोर्ड फॉर मी। यहाँ पर देखिए ये हो गया -2,0, तो लाइन यहाँ से पास कर रही है, यहाँ से, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से गई। कह रहा रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो मैं इस क्वेश्चन को फाइनल नहीं लगाऊंगा, आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन पूरी तरह से बता दूंगा। ये जो रीजन शेडेड है, जिसको मैं एक कर्व कर रहा हूँ, सांप जैसे इसको टहला रहा हूँ, देख रहे हैं ना, इसी का आंसर आया, इसी से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए करना क्या है? एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से, लाइन से बाउंडेड रीजन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया में से यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ इसको, रेड कलर से शेडेड बना रहा हूँ, ये वाला एरिया माइनस करना है, ये वाला माइनस करना है एरिया। बात समझ में आई? तो कहाँ से कहाँ? लाइन से बाउंडेड रीजन का, तो लाइन से बाउंडेड रीजन कौन हो जाएगा? लाइन से बाउंडेड रीजन कौन सा है? उसके लिए y लाइन, ठीक है? यहाँ पर देखिए मैं इसको रब करके बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, ये देखिएगा, ठीक? देखिए y लाइन, ये क्या है? y लाइन की है,
तो लाइन का y कौन है, x+2 है। तो भैया x+2 का इंटीग्रेशन करोगे आप कहाँ से कहाँ, लिमिट देखो ओवर लिमिट -2 से लेके यहाँ पे कौन सा पॉइंट है -2, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता सॉल्व करने के में आपको दिक्कत आएगी। देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, x माइनस वाई की जगह पे पुट करेंगे x², तो x² + 2 = 0 हो जाएगा। नाउ x² - x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। इसको देखना है तो इसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, दोनों का फैक्टर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 और 1, 2 में से 1 गया चला तो -1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 + 2 है, 2 - 1 -1 + 2 है। मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखेंगे x = -1, +2, ये आया कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो -1 अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू -² + 1, तो -1, 1 और y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, तो 2, 4 से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कर्व जो है 2, 4 पे और -1 पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को। तो कहाँ से कहाँ, -2 से, सॉरी ये पॉइंट -2 से नहीं, यहाँ पर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक का एरिया अगर करेंगे तो पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। लाइन और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड रीजन है इसके बीच का एरिया आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड द कर्व। तो करेंगे क्या, आप माइनस करेंगे कर्व का रीजन का एरिया। तो ध्यान से देखिए, कर्व कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इसको दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन येलो कलर से। कर्व देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक का कर्व है। यहाँ से बाउंडेड रीजन का एरिया माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिमिट चलेंगे तो x की वैल्यू -1 से 0 चलेगी। नहीं, येलो कलर तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। -1 से 0 लिमिट चलेगी। और कर्व का इक्वेशन क्या है भाई, कर्व का इक्वेशन है x², तो x² × dx। उसके बाद आपको चलना है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके +2 तक, तो 0 से +2 कर्व का इक्वेशन x² dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। एंड आंसर कहाँ लिखना है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलिए तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले देखिए, ये आप लोगों के लिए है, टेस्ट सीरीज भी है, एप्लीकेशन है एमकेसी का, और बुक भी एमकेसी का आता है। बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग आकर, वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं एमकेसी की ऐप पर। तो बच्चों बने रहिए और पढ़ते रहिए। ये एमकेसी लाया आपके लिए बहुत एफोर्डेबल बैच, जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं घर से, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। बने रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपको बेहतरीन टीचर मिलेंगे बिल्कुल ही बिना कास्ट के, मिनिमम कास्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट, मैक्सिमम ऑर्डर के कोफिशिएंट का पावर। तो मैक्सिमम ऑर्डर कौन है, 3 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 0, 0, -3, तो इसमें कुछ करना नहीं। y2 - y1 / x2 - x1, यू विल गेट द राइट आंसर। मुझे बताने की जरूरत नहीं। y2 की वैल्यू है -3, इसकी वैल्यू है -0, y1 की वैल्यू, उसके बाद 0 - 2, आंसर आपके सामने है। -3/- 2, आंसर कैंसिल आउट होकर 3/2, ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द सर्कल। द रेडियस निकालना है, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए आप। स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए भाई, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, रेडियस, सर्कल का रेडियस जो होता है, सेंटर होता है -g, -f होता है, और रेडियस का फार्मूला है √g² + f² माइनस का c। तो ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, g की वैल्यू आप निकालेंगे तो पहली बात तो x² y² का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। x² y² का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा x² + y², हाँ,
प्लस 4/5x माइनस 8/5y और 16 को ट्रांसपोज करेंगे तो -16 इज इक्वल टू 0। आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं फार्मूले का यूज करके, ठीक है। तो चलिए फार्मूले का यूज करिए, आंसर निकालिए। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, 4/5 का होल स्क्वायर ना, फिर क्या, फिर था आपका 8/5 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 16/5। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 16/25, 64/25 प्लस 16/5। आंसर आपके सामने हो जाएगा, आप इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन में छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 5,1 टू द सर्कल। सर्कल पे किसी भी टेंजेंट से पास और टेंजेंट से, कोई टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 5,1। देखिए कोई सर्कल है, ये क्या है 23 में लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए कोई भी सर्कल है, सर्कल पर किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट पास किया जाता है, मान लो टेंजेंट ड्रा किया जाता है 5,1 से, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले का यूज करिए, √S1 होता है। √S1 क्या है, S1 क्या वैल्यू है, S1 x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें उठा पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 5 माइनस 4 × 1 माइनस 3 इज इक्वल -3। तो जो वैल्यू आएगी इसकी, इसी को अंडर रूट में डाल लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला। तो पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है, देख लीजिए। ये है, अगर मैं कहूँ आपसे y - a का होल स्क्वायर करिए पैराबोला 4 × b × y - k। तो जो फोकस होता है पैराबोला का, ये देखिए क्या होता है, फोकस a, b + k होता है, ये फार्मूला है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कुछ करना नहीं है, x² - 4x है, इसमें +4 अगर ऐड कर देंगे आप तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, y हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 2, तो क्या हो जाएगा, फोकस 2, इन दोनों का सम हो जाएगा 4 × 2 × y, 4 + 2, 2 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी इसमें नहीं है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, थीटा इज पैरामीटर देन x इज इक्वल टू, थीटा इज ए पैरामीटर देन x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस cos थीटा, b इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा रिप्रेजेंट। देखिए हाइपरबोला, हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है और उसी से आया हुआ है। x × y इज इक्वल टू a × b आएगा। इसके कैलकुलेशन में x की वैल्यू होती है e⁻x प्लस e⁻−x/2 और y की sin x की hx की वैल्यू होती है, cos hx की वैल्यू होती है, sin x की वैल्यू माइनस करके होती है, माइनस में, और cos x की वैल्यू होती है -x/2। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो इसको आपको लर्न करना है। ये हाइपरबोला है, एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।